दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो ऑटो सेक्टर से, ऑटोमोटिव के सेक्टर में सॉफ्टवेयर का काम करती है। आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा और जानते भी होंगे कि आने वाले कुछ समय में इस देश में, इस दुनिया में ऐसी गाड़ियां चलेंगी जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ड्राइव होंगी, बिना किसी ड्राइवर के वो गाड़ियां चलेंगी। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में आने वाला समय उसी का है और कम से कम कंजम्पशन होगा पेट्रोल और डीजल का। तो आखिर आने वाले समय में इसकी क्या ग्रोथ होने वाली है, इसके बारे में आपको भी अनुमान है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में क्या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं? अगर हैं तो उनका क्या भविष्य है, उनकी क्या सेल्स है, उनका क्या प्रॉफिट है, उनके शेयर के प्राइसेस में क्या मूवमेंट हो रहा है? आइए इन सब पर आज एक ऐसा जबरदस्त स्टॉक रोहित ने निकाला है एनालिसिस करने के बाद, जिससे उसे ये लगता है कि उसका फायदा आपके पोर्टफोलियो में आपको भी मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं। हाय रोहित। हेलो सर। कौन सी कंपनी है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। एंड व्हाट इज द सेगमेंट? सेगमेंट इसका है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना टू द ऑटोमेटिव सेक्टर। मेजरली 85% रेवेन्यू इसका ऑटोमेटिव सेक्टर से आता है। तो मैं चाहता हूं कि सेगमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी क्लियरिटी आप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए या कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, इंडिया में थोड़े कम चलते हैं, लेकिन यूरोप और यूएसए में ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स ही बहुत चलते हैं, जो फोन से भी अपने कार को लॉक कर दे, फोन से अपनी कार की डिक्की खोल दे। ये ऐसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, नेविगेशन वगैरह, नेविगेशन, एड्रेस, आपकी स्पीड लिमिट बढ़ती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ये अभी चालू हुआ या है। आगे चल के मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे नहीं बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड कम हो जाए। राइट, आप एक्सीलेटर दबाएंगे तब भी वो स्पीड नहीं बढ़ेगी। इस टाइप के व्हीकल्स को चलाने के लिए जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है। आप क्या यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसका अभी तो इंडिया में मार्केट नहीं होगा उतना मार्केट अभी नहीं है, लेकिन बहुत इमर्जिंग मार्केट है इंडियन मार्केट भी। अभी मेजरली कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है अपनी सर्विसेज। 85 to 90% इसका बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, रेवेन्यू बाहर से आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में जिस हिसाब से इंडिया में ईवी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ईवी व्हीकल्स की खपत भी बढ़ रही है, सिटी में चलाने के लिए कार्स भी लोग ईवी खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कि KPIT टेक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप जब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं रोहित, तो मेरे मन में एक जस्ट विचार आया कि पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से जी भारत में हाईवेज, रोड्स, ओवरब्रिजेस और बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, राइट, क्या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में डेवलप हो रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इसका भी कोई ना कोई संबंध इस चीज से होगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसका संबंध इस हिसाब से रहेगा कि अगर जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतनी आपकी एफिशिएंट कार्स बनेगी और पैसेंजर व्हीकल्स बनेगी, जिसमें सॉफ्टवेयर का यूजेज ज़्यादा होगा। और जितनी टेक्नोलॉजी आगे हम सीखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, यूरोप में आप देखोगे मेजरली व्हीकल्स सॉफ्टवेयर बेस्ड व्हीकल्स होती है, यूएस में सॉफ्टवेयर बेस्ड व्हीकल्स होती है, लेकिन इंडिया में मैनुअल व्हीकल्स ज़्यादा चल रही है। लेकिन आने वाले समय में ज़रूर ऐसा होगा कि जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि सुनील हिरानी जो है रोहित तातेड़ की बात सुनकर के ही प्रश्न निकाल लेता है जी। एक और प्रश्न मेरे मन में आया। आप KPIT टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट क्या है वो भी समझ में आ गया दर्शकों को, राइट। लेकिन इनके मन में एक संशय आ सकता है, जो मेरे मन में आया तो हो सकता है कि
उनमें से भी किसी के मन में ये आ सकती है बात जी। कि यार भारत में ये कंपनी है, भारत में तो इसका मार्केट अभी उतना नहीं है, उसके बाद भी क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है लॉन्ग टर्म में? ये एक ऐसे सेक्टर में है जो इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे मैंने कि सर्वोटेक में भी बात करी थी कि वो एक इमर्जिंग सेक्टर से आता है, और इसी वजह से हमने उसको 125 पे बताया था, और इतने गिरते मार्केट के बावजूद वो आज 190 पे खड़ा हुआ है, 204 रुपए का हाई लगाया हुआ है। उसका पी अगर आप देखेंगे तो पी बहुत हाई था, लेकिन फिर भी हमें मतलब ऑलमोस्ट 100% का गेन दे चुका है। क्यों? क्योंकि वो इमर्जिंग मार्केट में था, और ईवी सेक्टर और व्हीकल सेक्टर एक इमर्जिंग मार्केट है, और केपीआईटी जो काम करता है वो टेक्नोलॉजी का काम करता है, जो कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो डेफिनेटली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। और इसके पास जो पेटेंट है वो लगभग अभी 68 ग्रांटेड पेटेंट्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया कि इसके पास 68 पेटेंट्स हैं, आपकी इस इंफॉर्मेशन को एक अच्छी इंफॉर्मेशन है या बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन है कंपनी के लिए, कंपनी यूनिक है, ऐसा मैं क्यों मानूं? जब कंपनी के पास पेटेंट्स होते हैं मतलब कंपनी ने कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया है टेक्नोलॉजी में, और इन्वेंशन को रजिस्टर करके पेटेंट ग्रांट खुद के नाम पे करवाया है, तो डेफिनेटली जब पेटेंट आपके नाम पे ग्रांटेड होता है तो इट विल कंट्रीब्यूट टू योर रेवेन्यू एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू योर नेट प्रॉफिट, बिकॉज डिमांड होगी तभी पेटेंट ग्रांट होएगा, अदरवाइज पेटेंट लेने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब पेटेंट लेने के लिए 68 प्रकार के जो पेटेंट्स हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, और उतना बड़ा पैसा खर्च लगाया है। जी जी। भाई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां मशीन आएगी, लेबर का खर्चा होगा, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके लिए पेटेंट्स जो है वही इसकी फैक्ट्री है। राइट राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है कि जो R&D है इसका, राइट, तो वो R&D फ्यूचर, क्या कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए वो एक्सपेंडिचर करती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 68 पेटेंट्स को आप एक बहुत बड़ा इंडिकेशन मानते हैं इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बढ़ चुकी थी एक्चुअली, एंड आई वाज नॉट थिंकिंग कि मैं इसको टच भी करूं, बिकॉज 1930 का हाई लगा चुका था कंपनी ने। अच्छा, लेकिन ये जब गिरा मार्केट, तो इस गिरते मार्केट में मार्केट वैल्यू इसकी हो गई 1400, और जब हमने बताया था 27 अक्टूबर को तब इसकी मार्केट वैल्यू थी 1384। नहीं देखिए, आपका कहना सही है जी। कि 1930 रुपए से ये आज 1380 और 1400 रुपए पे आ गया जी। लेकिन मेरे मन में एक संशय आ सकता है, मेरे मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर ये 1900 तक भी वापस ना गया तो क्या इसके लिए आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई आपके पास रीजन है ये बताने के लिए कि ये 1900 को भी ब्रेक करेगा और आगे जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके फंडामेंटल्स आप देखिए, फंडामेंटल्स के अगर हम देखेंगे तो सारे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ जो हुई है वो 50% की हुई है लास्ट 5 ईयर में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.4% का है। कंपनी का रेवेन्यू 2019 में केवल 641 करोड़ का था, लेकिन अब हो गया है 4872 करोड़ का। मतलब आप सोच लीजिए कितना बड़ा जंप 5 साल में। कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 करोड़ पे था 2019 में, आज पहुंच गया है 600 करोड़ पे, और इस साल में 731 करोड़ का लगभग 50% इस पे ग्रोथ हुई है हर साल नेट प्रॉफिट। और मैं, आपने जो फिगर्स मुझे बताए थे ये वीडियो प्रारंभ करने के पहले रोहित जी, कि 55 करोड़ का इसका प्रॉफिट था 2019 में, और दैट वाज अराउंड 8.58% ऑफ टोटल सेल्स। राइट। अगर हम 2024 के फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देखें 600 करोड़ रुपए, तो वो है 4872 करोड़ की सेल पे। करेक्ट। तो ये हुआ है 12.31% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो इसके दोस्तों नेट प्रॉफिट भी 8.5% से
लगभग 12.5% यानी 50% की इसमें ग्रोथ हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और अभी आपने बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, जी। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कौन सी कंपनी का था जिसमें 24% था रिटर्न ऑन इक्विटी? पीजीआईएल के ऊपर बनाया था। और मैंने उसमें आपसे क्वेश्चन किया था कि 24% को आप किस लेवल का मानते हैं, तो आपने कहा था, और फिर वॉरेन बफेट की भी बात निकली थी कि 18-19% का उसका एवरेज उसका रिटर्न आता है, तो ये तो 24% का रिटर्न है। तो दोस्तों हमने कल जो रील बनाई थी पीजीआईएल कंपनी की, उस पर 24% की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। इसमें ये 27% है, 38% है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसमें 27%। मतलब आपके रिटर्न पे जो आपको, आपके इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 27% है, जो कि आपका एक नॉर्मल 12-14% से भी हम अगर कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है 10-20 साल में, उससे भी ये लगभग 2 गुना है। तो इस वजह से इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे। आपने कुछ ब्रेकआउट और इसके उसके ऊपर एनालिसिस किया है कि इसका स्टॉप लॉस क्या है या इसका रेजिस्टेंस क्या है? ये एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, तो इसीलिए हमने इसको सपोर्ट पे बाय किया है। इसका सपोर्ट था लगभग 1350 रुपए का, और इसीलिए मैंने आपको 1384 रुपए पे बोला कि आप इसे बाय कीजिए। वहां से हमें एक मोमेंटम दिखा, जब तक के मार्केट आज गिरा नहीं था तब तक के 1440 का हाई अभी तक के दिख चुका है। नहीं, जब आपने सपोर्ट पे इसको खरीदा या आपने सोचा कि ये खरीदने के लिए बोलना चाहिए लोगों को, तो वो सपोर्ट कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब वो सपोर्ट स्ट्रांग था तो क्यों था? जी, अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे केपीआईटी टेक के, तो वो प्रॉपर अपना सपोर्ट ले रहा था, और मैं आपको प्रॉपर लेवल भी बताऊंगा कि कहां पे उसने सपोर्ट लिया। उसके मंथली चार्ट में अगर हम खोल के देखेंगे तो 1371 रुपए का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, और नीचे 1276 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट था। मतलब अगर ये 1371 से नीचे आया था ये? जी हाँ, आया था। अभी इसमें हम जब पिवट पॉइंट बताते हैं सीपीआर, इसको आप मंथली चार्ट में डालिए। मंथली चार्ट में आप डाल के देखेंगे कि इसने जब गिरना चालू किया, जब मार्केट गिरा और इसने जब गिरना चालू किया, तो ये 1930 से 1293 आ गया। 1293, और 1293 के नीचे सपोर्ट कितना था? 1276 का। तो और ये 1293 से वापस रिवर्स हो गया? वापस रिवर्स हो गया। और इसका क्या मतलब है? एक मिनट रुकिए। इसने 1300 कुछ का सपोर्ट तोड़ा और 1276 का अगला सपोर्ट था, और 1296 से ही वापस रिवर्स हो गया। बिल्कुल सही। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि 1276 का सपोर्ट ये नहीं तोड़ेगा? आप इसके प्रीवियस मंथली चार्ट्स देखिए, इसने आज तक अपना पिवट पॉइंट को तोड़ा नहीं है। अगर हम बात करेंगे 2022 की, मई 2022 की, तो मई 2022 में भी इसने अपने पिवट पॉइंट को नहीं तोड़ा है, जो कि 451 का था। तब ये 450 पिवट पॉइंट का मतलब वो जो 3 लाइन है वो पास में आ जाए। 3 लाइन में से जो बीच की लाइन है उसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। उसको नहीं तोड़ा है? उसको नहीं तोड़ा, आज तक नहीं तोड़ा। आज तक नहीं तोड़ा। तो इसका अगर पिवट पॉइंट को अगर इसके स्टॉक्स के रेट नीचे आए हैं और उसने पिवट पॉइंट को नहीं तोड़ा है, बिल्कुल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इसको खरीदिए और मजे कीजिए, और 2 साल में डेफिनेटली आपको जो स्टॉक हाई पे दिख रहा था वहीं की वहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि इसको आप खरीदिए। प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर्स होल्ड करते हैं लगभग 40% और एफआईआई होल्ड करते हैं लगभग, जस्ट अ सेकंड, 21% एंड डीआईआई 17.5%। जी दोस्तों, अभी हम जब ये वीडियो बनाने के पहले डिस्कस कर रहे थे इस पर्टिकुलर कंपनी के बाकी सभी डिटेल्स के बारे में, तो मैंने एक प्रश्न रोहित से पूछा था कि अभी तो
ये चाइना चाइना सब लोग कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं मालूम है वो भी बोलता है चाइना चाइना। चाइना के कारण चाइना में पॉलिसी, पता किसी को नहीं है कि चाइना में कौन सी पॉलिसी आई है और किसकी वजह से एफआईआई ने इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। जबकि इंडियन मार्केट से पैसा उसने इसलिए निकाला है क्योंकि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले थे और वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अभी आप देखिए सेकंड क्वार्टर के सब कंपनियों के रिजल्ट्स आ जाएंगे, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी अगले क्वार्टर के, दिसंबर के रिजल्ट्स आने के पहले, फिर बेचेंगे वो। तो ये तो होना है, ये तो होना ही है। लेकिन इस स्थिति में भी इस कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग कम नहीं हुई है और ना ही डीआईआई की होल्डिंग्स कम हुई है। इसके बारे में आप बताइए। डीआईआई की होल्डिंग एक साल में 11% से 18% तक पहुंच गई है। अच्छा, और मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अब हम डीआईआई के ऊपर जाएंगे। जी, हमारे कई दर्शकों को यह नहीं मालूम होगा कि डीआईआई क्या होता है। डीआईआई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस। म्यूचुअल फंड पूरे देश में 50, 100, 200 म्यूचुअल फंड्स होंगे। तो इस कंपनी के शेयर्स में, जैसा आपने कल के इसमें बताया था, क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से डीआईआईज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है? बिल्कुल। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने इन्वेस्ट किया हुआ है 1.5% का स्टेक। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, इसने इन्वेस्ट किया हुआ है 1%। मैराथन एज इंडिया फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, निप्पॉन इंडिया फंड, एचएसबीसी मिड कैप फंड, कैनरा रबैको म्यूचुअल फंड। मतलब ऐसा कोई आप देखिए, जिन म्यूचुअल फंड्स के नाम अभी रोहित जी ने बताया आपको, अगर आपकी उसमें होल्डिंग है तो आपको इस बात से लेकर के अश्योर हो जाना चाहिए कि इन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक टर्न लेना चाहूंगा। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक अभी ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये म्यूचुअल फंड्स की भी बात इस स्टॉक में कर रहे हैं। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जी, मान लीजिए कि निप्पॉन का कोई आपने अभी म्यूचुअल फंड का नाम लिया, जी, या आईसीआईसीआई का नाम लिया, या एचडीएफसी का नाम लिया, जो फंड में मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है उस पर्टिकुलर फंड में, राइट, और उस फंड ने इन कंपनियों में कई कंपनियों में पैसा लगाते हैं वो लोग, तो इस कंपनी में भी लगाया है, राइट, और उस कंपनी का मान लीजिए निप्पॉन का रिटर्न आ रहा है 30%। ओके, तो जब मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से, जिस म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा लगाया है वहां से मुझे अगर 24%, 30%, 36% रिटर्न आ रहा है, तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं स्टॉक्स विद रोहित के वीडियो देख करके, और कभी खुश हूं, कभी गुस्सा हूं, कभी इन्वेस्टमेंट करूं, कभी चार्ट देख करके लास्ट देखूं, कभी प्रॉफिट देखूं, कभी टेक्निकल सीखने का प्रयास करूं। क्यों करूं भाई मैं ऐसा? आप इसको एक बार सीख लेंगे अगर, हाँ, तो 50%, 60%, 70%, स्काई इज द लिमिट। आप कहीं भी म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं और आपको समझेगा कि म्यूचुअल फंड आपको मीडियोकर रिटर्न्स देते हैं, और अगर आपने सीख के कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और आप बहुत जल्दी कंपाउंड कर सकते हो अपने पैसे को। मतलब अगर हम सीख गए बिल्कुल। तो रोहित शर्मा बन जाएंगे, बिल्कुल, और अगर नहीं सीखे और म्यूचुअल फंड पर आश्रित रहे तो राहुल द्रविड़ रहेंगे। राइट। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा सेफ साइड चलना है, आपके पास स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स सीखने का समय नहीं है, तो हम आपको सुझाव देंगे कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में ही लगाइए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, क्योंकि वहां भी आपको कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और अब हम बात करेंगे बोरोइंग्स की। जी, बोरोइंग नील के बराबर है, नेग्लिजिबल बोरोइंग है कंपनी की, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसकी बोरोइंग नहीं है, मतलब कंपनी के प्राइस को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।
ये कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, नॉर्मल लेवल पे है या ओवर वैल्यूड है? पी रेशियो के बारे में आप थोड़ा बताइए। कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 53, वहीं हम दूसरे पीयर्स का पी रेशियो देखेंगे। टाटा टेक्नोलॉजी का चल रहा है 63, कोफोर्ज का चल रहा है 64, पीबी फिनटेक का चल रहा है 764। मतलब एक फेयरली वैल्यूड है। आपका कहने का मतलब है कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पी रेशियो 60 के ऊपर है, राइट, और इसका 55 के नीचे है। करेक्ट। तो उस और ये जो पी रेशियो है इसको देखते हुए आप अभी जो इसका लेवल है वो काफी अच्छा है, जो 30% गिरने के बाद। बिल्कुल। रोहित, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने कुछ डीलिंग्स की है, जी 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 जो ऑर्डर्स इसको मिले हैं जी। उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। लगभग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनका था $261 मिलियन का, और इसने एक लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर के साथ डील किया था इन द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एंड कनेक्टेड डोमेन्स, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन द कनेक्टेड ऑटोनॉमस मिडिलवेयर डोमेन्स फॉर द लीडिंग एशियन कार मैन्युफैक्चरर। मतलब यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर एंड एशियन कार मैन्युफैक्चरर दोनों के साथ इसका डीलिंग हुआ था, और $261 मिलियन का बहुत बड़ा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने हासिल किया था। फाइनली जी, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी फॉर आवर व्यूअर्स? एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे आके खड़ा हो गया है KPIT। मैं ये कहूँगा आप इसे ले सकते हैं फॉर 2 इयर्स। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एक 1150 रुपीज़ का ऑन क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये हमें टारगेट दे सकता है 2500 और 3000 रुपये के। 2 साल में? बिल्कुल। 2 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक को अगर आप लेते हैं। और जैसा आपने कल जिस कंपनी का हमने वो बनाया था स्टॉक, जी, उसका जो वीडियो बनाया था उसमें आपने बताया था कि 60, अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ पैसा कमाना है तो आप 40% लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे और 60% में आप पैसा कमा करके बाहर आ जाएंगे। क्या इस प्रकार का स्ट्रेटेजी यहाँ भी हमको रखना चाहिए? इसमें आप ये स्ट्रेटेजी मत रखिए। मैं कहूँगा आप पूरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए इसे बिल्कुल हटाइए मत। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। तो रोहित की नज़र में ये इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं इस कंपनी की हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में इतना ही, और हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।